वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रेषित दुनिया की खास खबरें वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं। टोक्यो के निकट आयोजित एक दौड़ कार्यक्रम में धावकों ने गर्मी के फल तरबूज का लुत्फ उठाया। चिबा प्रीफेक्चर के तोमिसातो शहर में दौड़ आयोजित की गई, जिसमें धावकों को तरबूज परोसे गए। स्थानीय तरबूजों को बढ़ावा देने के लिए यह दौड़ आमतौर पर हर साल कटाई के मौसम में आयोजित की जाती है। जापान भर से लगभग 5,800 लोगों ने 1.5 या 10 किलोमीटर लंबी दौड़ों में भाग लिया। पानी की कमी दूर करने के लिए धावकों को दौड़ मार्ग पर बने बूथों पर पानी के बजाय तरबूज की फांकें दी गई। कुछ प्रतिभागियों ने तरबूज के डिजाइन वाली टोपियां या हस्त निर्मित पोशाकें पहनी थी। टोक्यो से आई 40 से अधिक उम्र की महिला प्रतिभागी ने कहा कि गर्मी बहुत थी, लेकिन स्वादिष्ट तरबूज ने उसे तरोताजा कर दिया। अमेरिका में गोलीबारी में 1 की मौत, 19 घायल। तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इलिनोइस के शिकागो के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों में स्थित डुपेच काउंटी में 17 जून की देर रात गोलीबारी हुई, जिसमें 1 की मौत और अन्य 19 लोग घायल हुए। डुपेच काउंटी पुलिस विभाग के उप प्रमुख एरिक स्वानसन ने कहा कि यह घटना काउंटी के विलोब्रुक टाउनशिप में एक पार्किंग स्थल पर लगभग रात 12:30 बजे हुई। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में 1 की मौत और अन्य 19 लोग घायल हो गए। इस गोलीबारी का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि जब गोलीबारी हुई तो अश्वेत दास मुक्ति दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बता दें कि 19 जून 1865 को अमेरिका के टेक्सास में अंतिम अश्वेत दासों को गुलामी से मुक्त किया गया था। इस दिन को अमेरिका में दासता के अंत का दिन माना जाता है। अफ्रीकी अमेरिकी 19वीं शताब्दी के अंत से इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, लेकिन वर्ष 2021 तक अमेरिकी कांग्रेस ने इसे संघीय अवकाश बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच जारी भीषण लड़ाई में कथित तौर पर दोनों पक्षों के काफी सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की शीर्ष सैन्य कमान ने रविवार को बताया कि पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क में स्थित बखमुत शहर और दक्षिणी क्षेत्रों जापोरिझा व हेरसोन में भीषण लड़ाई जारी है। दोनेत्स्क के कुछ हिस्सों में रूसी हमलों को कथित रूप से निष्फल कर दिया गया है। तो जारी वीडियो में उक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, हमारे सैनिक पग पग आगे बढ़ रहे हैं और हम स्थिति पर उत्तरोत्तर नियंत्रण पा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सबसे भीषण लड़ाई जापोरिझा में जारी है और रूसी सैनिक यूक्रेनी बलों को रोकने के लिए हवाई हमले और गोलीबारी कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हालिया दिनों में भीषण लड़ाई हुई है, जो मुख्य रूप से जापोरिझा क्षेत्र, पश्चिमी दोनेत्स्क और बखमुत के आसपास लड़ी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने इन सभी क्षेत्रों में मामूली प्रगति की है और दोनों पक्षों के कई लोग मारे जा रहे हैं। 18 जून 2023 को इंडिया टुडे वेबसाइट पर एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी भारत हाल में ही अत्यधिक गर्मी की लहरों की चपेट में आया है। 3 दिनों में उच्च तापमान के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में कम से कम 98 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मीडिया के अनुसार 15 से 17 जून तक उत्तर प्रदेश के बेरिया के जिला अस्पताल में भर्ती कम से कम 54 रोगियों की अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हुई है और कम से कम 400 लोग बुखार, सांस लेने में कठिनाई और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। बिहार प्रदेश में भी गर्मी से 44 लोगों की मौत हो गई है। जापान के सम्राट नारुहितो ने इंडोनेशिया में जापानी मदद से बनी देश की पहली सबवे सुविधा के एक प्रतिष्ठान का दौरा किया है। इंडोनेशिया की सप्ताह भर की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन रविवार को सम्राट ने जकार्ता में इस रेल सेवा प्रतिष्ठान का दौरा किया। उन्होंने श्रमिकों को ट्रेन के डिब्बों में सुधार कार्य करते देखा। हर कुछ वर्षों में इनकी व्यापक जांच की जाती है। सभी भागों का निरीक्षण करने के लिए कर्मचारी ट्रेन के डिब्बों को उनके निचले हिस्से से अलग कर जांच करते हैं। अधिकारियों ने इस प्रक्रिया के बारे में सम्राट को जानकारी दी। जापानी तकनीकी सहयोग और येन ऋण की मदद से इंडोनेशिया की पहली सबवे सेवा का परिचालन 2019 में शुरू हुआ था। लगभग 16 किलोमीटर तक फैली रेल सेवा राजधानी के केंद्र को उसके दक्षिणी क्षेत्रों से जोड़ती है।
उत्तर की ओर इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बुरे ट्रैफिक जाम वाले शहरों में शामिल जकार्ता में इस रेल सेवा के विस्तार से ट्रैफिक समस्या से निपटने की आशा की जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों के बाद वहां से रवाना हो गए हैं। इन बैठकों में अमेरिका और चीन ने वार्ता जारी रखने की पुष्टि की, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार माध्यम बहाल करने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ब्लिंकन की 2 दिवसीय चीन यात्रा सोमवार को संपन्न हुई, जिसके दौरान उन्होंने चीन के विदेश मंत्री चिनगांग, शीर्ष राजनयिक वांग यी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन की यात्रा करने वाले ब्लिंकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के पहले सदस्य हैं। ब्लिंकन की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष वार्ता जारी रखने और उचित समय पर विदेश मंत्री चीन की अमेरिका यात्रा की व्यवस्था करने पर सहमत हुए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार माध्यम की बहाली से जुड़े प्रस्ताव के बारे में ब्लिंकन ने बताया कि चीन इस दिशा में आगे बढ़ने पर सहमत नहीं हुआ है। गौरतलब है कि अनपेक्षित झड़पों से बचने के लिए अमेरिका संचार माध्यमों को अहम मानता है। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 समूह की पूर्ण सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। भारत वर्तमान में समूह का अध्यक्ष है और सितंबर में वह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सूत्रों के अनुसार अफ्रीकी संघ द्वारा एक अनुरोध के जवाब में भारत ने यह प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को शामिल करने के विषय में G20 नेताओं को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार मोदी ग्लोबल साउथ कहलाए जाने वाले विकासशील एवं उभरते देशों की आवाज विश्व पटल पर बुलंद करने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ है तथा इसमें विकसित देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं दोनों ही शामिल है। 55 सदस्यों के साथ अफ्रीकी संघ विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है। जापान, अमेरिका और अन्य देशों ने G20 में उसकी पूर्ण भागीदारी का समर्थन किया है। अफ्रीकी देशों सहित ग्लोबल साउथ देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत ऐसे देशों का नेतृत्व करके अपना कद बढ़ाना चाहता है। 20 जून की सुबह 11:18 पर चीन ने थाई यूए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्ग मार्च नंबर 6 मावह रॉकेट से सफलता से परीक्षा नंबर 25 उपग्रह छोड़ा। उपग्रह सुचारू रूप से निर्धारित कक्षा में पहुंचाया गया और प्रक्षेपण कार्य सफलता से संपन्न हुआ। गौरतलब है कि परीक्षा नंबर 25 उपग्रह मुख्य तौर पर पृथ्वी का सर्वेक्षण करने वाली तकनीकी परीक्षा चलाता है। यह लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट की 477वीं उड़ान है। आजकल नेपाली संघीय परिषद के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना चीन के दौरे पर हैं। हाल ही में उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप के संवाददाता को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चीन आधुनिकीकरण के अपने अनोखे तरीके से आगे बढ़ रहा है। चीन का विकास पथ और विकास मॉडल नेपाल के लिए संदर्भ प्रदान करता है और नेपाल चीन के अनुभव से और अधिक प्रेरणा लेने की उम्मीद करता है। चीन की यात्रा के दौरान तिमिलसिना और अपने साथियों के साथ पेइचिंग और शंघाई में नई नवीन कंपनियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चीन के हाईटेक विकास को देखकर काफ़ी हैरानी हुई है और चीन के विकास और प्रगति कल्पना से कहीं अधिक उन्नत है। नेपाल कानून निर्माण में सुधार करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के तरीके से चीन की उन्नत तकनीक का आयात करना चाहता है। इस वर्ष चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा राष्ट्र प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड पहल की 10वीं वर्षगांठ है। नेपाल के पास समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली की विकास दृष्टि भी है। तिमिलसिना ने कहा कि नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड के ढांचे के तहत बहुत सहयोग किया है, जिसमें नेपाल के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पोखरा में और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पवित्र स्थल लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है। उन्होंने नेपाल के विकास के लिए निस्वार्थ समर्थन के लिए चीन को धन्यवाद दिया और माना कि यह सब राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक सामान्य विकास को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित मानव जाति के साझा भाग्य वाले समुदाय की अवधारणा का अभ्यास करने के लिए है। तिमिल-सिन्हा ने यह भी कहा कि संस्कृति हर किसी देश की एक महत्वपूर्ण संपदा होती है। नेपाल और चीन दोनों की अपनी विशिष्ट राष्ट्रीयता, भाषा और संस्कृति है जो इतिहास की विरासत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नेपाल और चीन पर्यटन, संस्कृति, छात्र आदि क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को और मजबूत करेंगे और मैत्रीपूर्ण गैर सरकारी आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। जय विश्व, जय भारत, जय नेपाल।